नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में यही बताएं कि आप सभी कैसे हैं, कल का दिन कैसा बीता और तैयारी आपकी कैसी चल रही है, और लाइक का बटन जरूर दबा दें। शुरुआत करने से पहले लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूं, क्लासेस शुरू करेंगे, आगे जो टॉपिक्स है उनको देखेंगे एक एक करके। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी आज की क्लास ज्वाइन की है, उनके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं साझा कर दूं, उसके बाद आपकी क्लास डेली की तरह शुरू करता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी है वो फ्री में कराई जा रही है इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक आपकी पॉलिटी की लगभग 36 क्लासेस हो चुकी हैं, टोटल जो है वो 36 क्लासेस हो चुकी हैं। और जो 36 क्लासेस हुई हैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप 36 की 36 क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इकोनॉमी की भी 19 क्लासेस हुई हैं। इकोनॉमी की जो 19 क्लासेस हुई हैं उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी की लिंक इसकी भी दी गई है, जाकर आप उसे कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। अब जो बच्चे नए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है उन्हें 9711141048 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, जो क्लासेस में चीज़ें चलती हैं, जैसे आपको अभी समझ में ना आए चीज़ें, तो आप हमें टेलीग्राम लाइव सेशन हमारा किया जाता है, लाइव डाउट सेशन टेलीग्राम पर किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम की जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं। डीपीएसपी हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इससे पहले एक इंफॉर्मेशन और साझा कर दूं। देखिए, कल शुभम मिश्रा वाले चैनल पर कल देर शाम लगभग 7 बजे के आसपास शुभम मिश्रा वाले चैनल पर एक वीडियो अपलोड की गई, जहां पर यूपीएससी ने एक अपना एनुअल रिपोर्ट जारी किया है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। वहां पर यूपीएससी ने एक ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत किया है जिसमें यह आप कहेंगे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच एक बहुत बड़ी दूरी दिखाई दे रही है। वो आंकड़े चौंका रहे हैं, डरा रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। वो क्या है, उस पर एक ब्रीफ वीडियो मैंने बनाई है, वो वीडियो शुभम मिश्रा वाले चैनल पर अपलोड हुई है। इस चैनल की जो लिंक है, जो वीडियो की लिंक है शुभम मिश्रा वाले चैनल की, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाकर उसे देखें, ठीक है। इसे भूले मत, एक मैं बार बार कह रहा हूं, इसे आप जरूर देखें। और ये मानिए कि अगर उन चीज़ों को आप फॉलो नहीं करते हैं तो तैयारी आपकी अधूरी है, बेकार है, ठीक है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन खुली आंखों से सपने देखें। जो एनुअल रिपोर्ट है यूपीएससी की, जो वार्षिक रिपोर्ट है, वो बता रही है कि खुली आंखों से सपने आप देखें। हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो एक बार खुली आंखों से वो क्या रिपोर्ट आप देखिए। जाइए, इसी चैनल के जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी गई है शुभम मिश्रा वाले चैनल की, जाइए उससे देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था, डीपीएसपी के बारे में पढ़ा था कि राज्य जो डीपीएसपी है, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो किस प्रकार से क्या क्या कहते हैं। कि लास्ट हमने देखा था कि राज्य ये प्रयत्न करेगा कि जैसे आर्टिकल 44 की बात देखी थी हमने, और आर्टिकल 48 मतलब इस तरह से देखा था कि क्या क्या कहता है जो राज्य का हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है, वो क्या कहता है। अब हम लोग जो नीति निर्देशक तत्व है इनके महत्व को देखेंगे, डीपीएसपी के इंपॉर्टेंस को देखेंगे। क्या देख रहे हैं, जा रहे हैं अपन लोग देखने जा रहे हैं कि भैया निर्देशक तत्वों के महत्व क्या है, निर्देशक तत्वों के महत्व, ठीक है। ये जो डीपीएसपी है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसके बिना जो हमारा संविधान है वो चल सकता था, या फिर चीज़ें इसको जोड़ना ज़रूरी था। यही सारी चीज़ें एक बार हम लोग इस पर ब्रीफ देखते हैं। अच्छा, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है, ये आपका क्या करता है, आपका जो बेस है, जैसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया डीपीएसपी से। आप कभी भी देखिए, कभी भी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप कहने का मतलब है ये एक घर बन रहा है, तो इसका जो बेस है ये अगर मजबूत रहा
तो भैया आप क्या कर सकते हैं, आप धमाल मचा सकते हैं, आप चीज़ों को सही ढंग से टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर बेस जो आपका है वो मजबूत नहीं रहा तो भैया चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, ठीक है। तो निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है, देखिए हमने देखा कि भैया अच्छा आपने नीति निर्देशक तत्व जो है वो पढ़ लिया, हमने देख लिया। अब एक बात बताएं, आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्या लगता है? देखिए आपने देखा कि भैया ये जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार हमें देते हैं ना, ये जो निर्देशक तत्व हैं वो क्या करते हैं, निर्देशक तत्व क्या करते हैं, सामाजिक और आर्थिक अधिकार हमें देते हैं। क्या करते हैं, आर्थिक अधिकार देते हैं, है ना, देते हैं कि नहीं, सामाजिक आर्थिक अधिकार देते हैं कि नहीं, कैसे देते हैं एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। सामाजिक और आर्थिक अधिकार कैसे देते हैं ये, कि भैया आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 कहता है ना कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है, राज्य जो है वो क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेगा ना। तो ये अधिकार हमें मिल रहा है कि नहीं भैया, सामाजिक आर्थिक अधिकार ये देता है, इसलिए इसका महत्व है। अगर ये नहीं रहता तो भैया ये चीज़ें मतलब ये जो डायरेक्शन दिए गए हैं, ये कहा गया है कि राज्य ऐसा करेगा, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हम मतलब राज्य के दिमाग मतलब राज्य की गाइडलाइन में ही ये सारी चीज़ें नहीं जाती। तो कहने का मतलब है ये क्या, इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि सामाजिक आर्थिक अधिकार ये जो डीपीएसपी है वो हमें देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या है, देखिए यहाँ पर जो डीपीएसपी है यानी निर्देशक तत्व है वो क्या करता है, वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, इसीलिए इसका महत्व है ना भैया। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, राज्य की स्थापना करता है ना। जैसे वेलफेयर स्टेट की बात करें, पेजेस और ले लेते हैं। वेलफेयर स्टेट की बात जो राज्य करता है वो कि भैया देखिए यहाँ पर वेलफेयर स्टेट जैसे राज्य यानी जो सरकार हमारी है, सपोज दैट जो अभी सरकार चल रही है या फिर यूपीए की सरकार जो थी, एनडीए की अभी जो चल रही है, कोई भी सरकार आती है, वो राजनीति छोड़ दीजिए, अभी जो सरकारें आती हैं वो क्या करती हैं, वो लोगों के हित में काम करती है ना, पॉलिसीज़ बनाती हैं, जो नीतियां लाती हैं वो किस लिए लाती हैं, वो लोगों के हित में नीतियां लाती हैं, जिससे क्या हो, जिससे समाज का कल्याण हो। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है ना, मतलब ये जो डीपीएसपी है वो डीपीएसपी क्या कहता है, यानी कि जो निर्देशक तत्व है ये क्या कहता है, ये राज्य को कहता है, यानी जो सरकारें आएंगी उनके लिए क्या बनाता है, एक रोड मैप बनाता है कि भैया ऐसे ऐसे आप लोग काम करो, ये आदर्श व्यवस्था बनाने की कोशिश करो। तो ये क्या है, जो आदर्श व्यवस्था बनाने की ये बात करता है डीपीएसपी यानी निर्देशक तत्व, वो क्यों करता, वो क्या है, अगर वो बन गई तो इससे क्या होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी कि नहीं। तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, क्या करता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें समझ में आ रही है। लाइक का बटन जरूर दबाएं, एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं, अधिक से अधिक कमेंट किया करें। मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट किया करें, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि जब आप हमारे इनसे जो भी चीज़ें कराई जाती हैं, जैसे आपकी अगर ज्योग्राफी की क्लासेस या फिर आपकी कोई अदर सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू होंगी, जो भी टीचर आपकी क्लासेस लेगा, तो उससे क्या है, आप उसका भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारी टीम का भी मोटिवेशन क्या है, बढ़ता है। सिर्फ मेरा नहीं बल्कि टीम का मोटिवेशन बढ़ता है जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप हमारा साथ दें। प्लीज़ एक बार लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हमारा साथ देंगे और दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या भैया कल्याणकारी राज्य जो है वो वेलफेयर स्टेट की क्या करता है, यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की बात करता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जब वेलफेयर स्टेट की ये बात करता है यानी कल्याणकारी राज्य जो है वो जब बन जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, यहाँ पर भैया ये सामाजिक क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक क्या है, लोकतंत्र बन जाएगा ना भैया। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र यहाँ पर बन जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, यहाँ पर डीपीएसपी में हमने पढ़ा कि भैया सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, अगर ये चीज़ें आ गई तो भैया कल्याणकारी राज्य बन गया। जो हमारा देश है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर दिया, तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक न्याय तो स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर क्या करी गई हैं, दी गई हैं, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो डीपीएसपी है यानी कि निर्देशक तत्व है वो समाजवाद का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं, समाजवाद का क्या करते हैं भैया, ये समाजवाद के बीज हैं ये कह सकते हैं, ठीक है।
बीज हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। ये समाजवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का मतलब है भैया ये समाज से जुड़ी हुई चीज़ें, भैया हमने डीपीएसपी जो सारी चीज़ें पढ़ी ये सामाजिक बात करता है कि यानी कि लोगों के उत्थान की बात करता है ना। तो ये समाजवाद के बीज के रूप में हमें क्या कर सकते हैं, निदेशक तत्वों को देख सकते हैं। कह सकते हैं कि क्या भैया निदेशक तत्व क्या है, निदेशक तत्व समाजवाद के बीज हैं। क्या कह सकते हैं, समाजवाद के बीज हैं। क्या, इसीलिए इसका महत्व है, ठीक है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व इसलिए ही बढ़ जाता है क्योंकि समाजवाद के बीज हैं। क्लियर हो गया मामला? क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ एक बार बताएं। और क्या कहता है भैया, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी ना, अपने से सोचने की कोशिश करें। अच्छा ये इस तरह से ये अच्छा कहीं लिखने को आ गया कि भैया जो डीपीएसपी यानी निदेशक तत्व है उनके महत्व क्या है, तो जब इंपॉर्टेंस लिखने को आएगा तो आपका दिमाग चलना चाहिए ना। अब आपने देखो कभी कोई टॉपिक पढ़ो तो पढ़ने के बाद सोचना चाहिए, ठीक है, विचार करना चाहिए। अगर आपने थिंकिंग करना शुरू कर दिया भैया किसी मामले में, जो अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो आपका जो माइंडसेट है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यही डिमांड करता है यूपीएससी। और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा आप ये कहें टफ वाली बात नहीं है। लोग ये कहे कि लोग सोचते ही नहीं, टॉपिक पढ़ने के बाद अपना दिमाग लगाते ही नहीं, ठीक है। और सारा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो यही है भैया, जो पैटर्न डिसाइड किया है यूपीएससी ने वो यही है कि आपकी स्किल कितनी है, सोचने समझने की शक्ति क्या है आपकी। अगर वो अच्छी है, बेहतर है, तो भी आपको वो एक प्रशासक के तौर पर एक जिला देते हैं, डीएम बनाते हैं। और डीएम इसीलिए बनाएंगे ना भैया, सोचने समझने की शक्ति होगी आपको, तुरंत निर्णय लेने की शक्ति होगी आप में। तो इससे क्या है, इस तभी तो आप डील कर पाओगे, किसी कलेक्टर बन पाओगे, तभी तो आप एक जिले को चला पाओगे ना। कहीं कोई मामला आया आपके पास और आपको त्वरित प्रभाव में एक्शन लेना है तो आपको भैया ऐसा है ना, यहीं से ये सारी चीज़ें यहीं से शुरुआत हो जाती हैं। तब जाकर एक अच्छा प्रशासक बनाकर वो आपको एग्ज़ाम पास करते हो, फिर लबासना में आपकी ट्रेनिंग वो देते हैं, तब जाकर आप क्या करते हो, क्वालिफाई करते हो, मतलब आपको एक जिला देते हैं वो। तो कहने का मतलब है यहीं से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो उसके आसपास के आप पढ़ने के बाद आप सोचो कि क्या क्यों है भैया ये निदेशक तत्व जो है वो क्यों है, क्यों डाला गया, और डाला गया तो इससे क्या क्या चीज़ें हैं। ये सोचने समझने की शक्ति पढ़ने के बाद थोड़ा विचार किया करें। यकीन मानिए कि अपने आप आंसर लिखते चले जाओगे। आंसर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस सोचने भर की देरी है, मन बनाने की देरी है, ठीक है। मन बना लिया तो ईजी है ये एग्जाम और ईजी है मेंस का आंसर राइटिंग वाला मामला, ठीक है। चलिए तो क्या भैया आगे हम ये कह सकते हैं भैया, ये जो निदेशक तत्व है वो क्या करते हैं, वो शासकों के लिए क्या करते हैं, एक नैतिक आदर्श स्थापित करते हैं। क्या करते हैं भैया, शासकों के लिए एक नैतिक आदर्श बनाते हैं। अब ये क्या है, ये मामला क्या है, क्या लिख दिया मैंने, समझ में आ रही है चीज़ें, क्या लिखा, नैतिक आदर्श बनाते हैं, नैतिक आदर्श हैं ये कह सकते हैं। तो क्या निदेशक तत्व जो है वो शासक कौन है भैया, यानी जो सरकार होती है वो शासन ही तो करती है ना भैया। सरकार, ये जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो रूल ही तो करती है। तो ये जो रूलर हैं यानी सरकार है, उनके लिए एक नैतिक आदर्श बनाती है। नैतिक आदर्श मतलब क्या, नैतिक आदर्श मतलब क्या कि भैया ये काम है, ये आदर्श हैं, इस पे आपको काम करना चाहिए। क्या, लोगों का कल्याण करना है, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में आपको सोचना है, गरीबी दूर करना है, कल्याणकारी योजनाएं लेकर आना है, ये इस पर आपको काम करना चाहिए। ये निदेशक तत्व तो राज्य से कहते हैं, शासकों से कहते हैं ना कि भैया इस पर आप काम करो। तो ये क्या है, शासकों के लिए एक नैतिक आदर्श है। क्या है, नैतिक आदर्श है। क्यों, कौन नैतिक आदर्श है भैया, ये जो आपका निदेशक तत्व है, जो डीपीएसपी है, वो क्या है, शासकों के लिए, ये रूलर जो है उनके लिए क्या है, एक नैतिक आदर्श है। क्लियर हो गया मामला। तो ये कुछ क्या है, ये महत्व है, ये इंपॉर्टेंस है डीपीएसपी के। और क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं ये लिखने की कोशिश करें, सोचने समझने की कोशिश करें। देखिए जितना ज़्यादा अच्छा आंसर होगा आपका उतना ही ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर पाओगे, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंस को हमने देखा। अब ये देखते हैं कि जैसे उदारीकरण का दौर चल रहा है ना भैया, उदारीकरण के दौर में ये जो निदेशक तत्व है उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो प्रासंगिकता है वो क्या है, वो अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या भैया, उदारीकरण के युग में निदेशक तत्वों की कह सकते हैं प्रासंगिकता क्या है, ठीक है। क्या भैया, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कितना है, क्या निदेशक तत्व अब आज के दौर में क्या निदेशक तत्व का महत्व है, रह भी गया है उदारीकरण के दौर में, या चीज़ें सिर्फ कहने भर की बातें हैं कि हाँ, तो यही देखते हैं, ठीक है। तो क्या भैया,
उदारीकरण के दौर में युग में निर्देशक तत्वों की प्रासंगिकता क्या है वो अब हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारा संविधान में जो निर्देशक तत्व दिए गए हैं ये किस चीज़, समाजवाद की बात करता है ना, समाजवादी चीज़ों की स्थापना करता है। ठीक है, क्या है भैया, समाजवादी जो है वो संविधान को बनाना चाहता है ना, कह सकते हैं समाजवादी क्या करना चाहता है, जो हमारे संविधान है उसको क्या करना चाहता है भैया, ये कह सकते हैं संविधान को क्या बनाना चाहता है, ये निर्देशक तत्व समाजवादी बनाना चाहता है, मतलब समाज के लिए काम करे, है ना, समाज के हर वर्ग के उद्धार के लिए काम करता है, हर वर्ग जो है इससे सकारात्मक रूप से प्रभावित हो, है ना। तो ये क्या है, संविधान को भैया क्या करता है, समाजवादी बनाता है निर्देशक तत्व। लेकिन 1991 का दौर याद है आपको, 1991, ठीक है, ये 1991 में भारत में क्या किया गया, आर्थिक व्यवस्था को एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया। क्या किया गया, यहाँ पर निजीकरण के दौर की बात कही गई और निजीकरण पर जोर दिया गया। किस पर, प्राइवेट। अब ये 1991 में याद होगा आप सभी को कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो निजीकरण की ओर बढ़ गई, है ना, मतलब कि अब यहाँ निजीकरण का मतलब यह है कि प्राइवेट की ओर थोड़ा सा रुख किया गया, मतलब गवर्नमेंट्स वाले मामले से हटकर प्राइवेटाइजेशन की ओर थोड़ा सा रुख किया गया, निजीकरण की ओर रुख किया गया। मतलब क्या है, मतलब यह है कि भैया यहाँ पर जो निजी उद्योग हैं, मतलब प्राइवेट है, मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं जैसे मैं कोई उद्योग खोलना चाहता हूँ, कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, तो क्या है, मुझे बढ़ावा दिया गया, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, निजीकरण को क्या किया गया, 1991 में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर्स को क्या किया गया, जो निजी क्षेत्र है उनको बढ़ावा दिया गया, है ना। अब जब निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया तो भैया ये जो अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 39C याद है आपको, याद है, संपत्ति के केंद्रीकरण को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है ना, संपत्ति के केंद्रीकरण को, एक मिनट यार, केंद्रीकरण को क्या करता है भैया, प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित करता है। क्या मतलब है इसका, देखिए यहां पर 39C में कहा गया है, आर्टिकल 39C में कहा गया है कि भैया किसी एक व्यक्ति के हाथ में क्या है, संपत्ति नहीं आनी चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, है ना, कहा गया, क्लियर किया गया ना। लेकिन यहां पर तो 1991 में क्या किया गया, निजीकरण की बात कही गई, निजीकरण का दौर शुरू कर दिया गया। तो ये क्या, ये बात आई कि भैया यहाँ पर तो 39C कहता है कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, तो आप निजीकरण कैसे शुरू कर दे रहे हो। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इसके कारण क्या है, यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा विरोध दिखाई पड़ता है, किसका, DPSP, और इन नीतियों में क्या दिखाई पड़ता है, विरोध दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है, यही बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उदारीकरण के युग में निर्देशक तत्वों की क्या प्रासंगिकता है, यही हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 1991 में हम क्या कह सकते हैं भैया, हम ये कह सकते हैं कि भैया संविधान में जो वर्णित निर्देशक तत्व हैं वो समाज को क्या है, समाजवादी बनाना चाहते थे। आप लिख लें जो मैं बोल रहा हूं कि भैया ये जो संविधान में वर्णित जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है भैया, संविधान को समाजवादी बनाना चाहते थे। लेकिन क्या है, लेकिन 1991 में क्या हुआ, 1991 में भारत की आर्थिक व्यवस्था में एक क्या किया गया, एक आमूल परिवर्तन करते हुए क्या किया गया, उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपना ली गई। ठीक है, आप ये लिखें, निजीकरण की नीति अपना ली गई, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और क्या हुआ, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में 39C में ये कहा गया है संपत्ति के केंद्रीकरण को प्रतिबंधित किया करता है। तो ये आप क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर दिखाई देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब देखिए ये प्रासंगिकता, ये इंपॉर्टेंस हम देखते हैं, उदारीकरण के दौर में जो DPSP में इनकी क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पर हम ये भी कह सकते हैं भैया कि जो अब देखिए आज का दौर तो निजीकरण का दौर चल रहा है ना। आप देखते हैं, आप कहीं मत छोड़िए, आप हटा दीजिए, जो आप कोचिंग क्लास करते हो, आप मान लेते हैं UPSC की कोचिंग करना चाहते हो, है ना, तो UPSC एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की आप कोचिंग करना चाहते हो, तो
आप देखो कि प्राइवेट सेक्टर सभी, तो आप जितनी कोचिंग ले लो सभी तो प्राइवेट ही तो है, अब अपनी अपने ढंग से वो फीस ले रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर जो 1991 में शुरू किया गया उदारीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की बात कही गई, जो निजीकरण की बात की गई, यहाँ पर जितनी कोचिंग्स हैं वो क्या है, वो एक शिक्षा क्या बन गया है, शिक्षा एक व्यापार तो बन गई है ना। अब शिक्षा जो व्यापार बन गई है भैया, तो आप जो कोचिंग करना चाहते हो, तो आज के वर्तमान युग में तो निजीकरण का दौर चल रहा है, हर कोई यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी कोचिंग खोल रहा है, और ये बिजनेस का मामला है ना, बिजनेस का मामला है। तो यहाँ पर क्या है, वर्तमान युग में कह सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो सामाजिक वस्तुएं हैं उनका भी क्या किया गया, निजीकरण किया गया। आप ये कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन किया गया इसका भी, ठीक है। क्या कह सकते हैं भैया, वर्तमान युग में आप, हाँ, या फिर ये कह सकते हैं निजीकरण का क्या है, निजीकरण के वर्तमान युग में कह सकते हैं वर्तमान युग में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये कह सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक वस्तुएं, है ना। ये तो भैया ये तो सामाजिक वस्तुएं, मतलब ये तो मूलभूत चीजें है ना। शिक्षा से वंचित किसी को किया जा सकता है, अगर शिक्षा ना दो तो इंसान एक पागल की तरह घूमेगा, है ना, उसे मालूम ही नहीं उसके अधिकार क्या है, क्या सही है क्या गलत। शिक्षा तो बहुत बड़ा हथियार है। और स्वास्थ्य, ऐसे ही स्वास्थ्य, ये भी तो मूलभूत चीजें हैं ना। तो भैया जैसे सामाजिक जो वस्तुएं हैं उनका भी क्या किया गया, निजीकरण किया गया, ठीक है, किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं किया जा रहा है, एक मिनट, किया जा रहा है। तो भैया ये जो निजीकरण किया जा रहा है ये तो यहां पर किया जा रहा है, लेकिन आर्टिकल 41 में हमने क्या पढ़ा, एक बार बताओ, आर्टिकल 41 में क्या पढ़ा हमने, आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 में क्या पढ़ा, कि यहां पर पढ़ा कि भैया सभी के लिए शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है ना, कहा है ना, सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान है, अधिकार का प्रावधान है। अब ये जो क्या है, ये जो आर्टिकल 41 तो डीपीएसपी में कहता है कि भैया सभी के लिए शिक्षा का अधिकार है, प्रावधान करता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण किया जा रहा है। अब जब निजीकरण किया जाएगा तो यहाँ पर क्या है, जिनके पास पैसे होंगे वही तो आगे बढ़ पाएंगे ना, लंबी महंगी फीसें दे पाएंगे। तो भैया ये क्या है, कहीं ना कहीं इसका ये विरोधी तो दिखाई पड़ता है ना, कहीं ना कहीं उदारीकरण का मामला है। आर्टिकल 41 का जो है ये मामला, जो शिक्षा और स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं क्या करता है, अगर उदारीकरण का क्या करता है, विरोध करता है ना। आर्टिकल 41 डीपीएसपी में जो चीजें दी गई हैं वो उदारीकरण में अगर हम देखें तो ये क्या करता है, निजीकरण किया जा रहा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है ना, विरोधी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये महत्व को हम देख रहे हैं उदारीकरण के दौर में, निर्देशक तत्वों का जो प्रासंगिकताएं हैं उनको हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हम और क्या सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए ये अगर हम अभी तक तो हमने ये 2 पॉइंट देखे, अब हमें क्या लग रहा है, हमें ये चीज़ें समझ में आ रही होगी हम सभी को कि भैया ये जो सैद्धांतिक तौर पर जो उदारीकरण है, यानी अभी अगर देखें हम बात करें मोटे तौर पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये जो निदेशक तत्वों का क्या है, विरोधी दिखाई पड़ रहा है ना। उदारीकरण जो है एक मिनट, उदारीकरण जो है वो क्या दिखाई पड़ रहा है, निदेशक तत्वों का क्या दिखाई पड़ रहा है, निदेशक तत्वों का इसका विरोधी दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, बताएं कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं। अच्छा चीजें समझ में आ रही है तो भी एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, विरोधी दिखाई दे रहा है कि नहीं। अभी हम लोग जो अगर देखिए 41 में तो ये चीजें दी गई हैं, लेकिन वहीं फिर निजीकरण किया जा रहा है तो विरोधी दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन भैया यहां पर विरोधी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भैया उदारीकरण के दौर में ये जो चीजें हैं, ठीक है, अगर प्रतिस्पर्धा लानी है, ठीक है, ये चीजें दिखाई तो दे रही हैं विरोधी, लेकिन यहां पर भाई ये तो क्या है, ये सैद्धांतिक रूप से विरोधी दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये थ्योरेटिकल रूप में अगर हम देख रहे हैं, थ्योरेटिकल वे में अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, ये सैद्धांतिक रूप में क्या दिखाई दे रहा भैया, सैद्धांतिक रूप में ये विरोधी दिखाई दे रहा है। सैद्धांतिक मतलब एक सिद्धांत की बात करें, लेकिन अगर व्यवहार में हम व्यवहारिक रूप में बात करें तो ये विरोधी नहीं दिखाई देता है। कैसे नहीं दिखाई देता भैया, क्योंकि भैया व्यवहारिक रूप की जब हम बात करते हैं तो व्यवहारिक रूप में क्या है भैया, ये जो उदारीकरण है, कह सकते हैं हम भैया कि व्यवहारिक रूप में ये जो उदारीकरण है, ठीक है,
उदारीकरण जो है वो व्यवहारिक रूप में क्या है, आर्थिक प्रणाली के द्वारा अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा है, एक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या मतलब है इसका, क्या भैया व्यवहारिक रूप में उदारीकरण क्या कर रहा है कि भैया आर्थिक प्रणाली को क्या कर रहा है, आर्थिक प्रणाली को, अभी मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। आर्थिक प्रणाली को क्या कर रहा है, को कुशल एवं क्या बना रहा है, प्रतिस्पर्धी बना रहा है। प्रतिस्पर्धी क्या बना रहा है, प्रतिस्पर्धी बना रहा है। क्या मतलब है इसका, समझ में आ रही चीजें। देखिए अगर ये जो प्राइवेट वाला मामला आ गया है ना, प्राइवेटाइजेशन अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो यहां पर प्रतिस्पर्धाएं भी बढ़ेंगी। मतलब क्या है कि ये दो कंपनियां हैं, है ना, एक कोई कंपनी है और ये भी कंपनी है। अगर ये दोनों कंपनी है, ठीक है, या फिर ये छोड़ देते हैं, पहले मान लेते हैं कोई एक कंपनी देश में है, इसी का ही मामला चल रहा है, सब यही डील कर रही है, सारी चीज़ें यही सेवाएं दे रही है। मान लेते हैं कोई जियो कंपनी है, ठीक है, जियो इकलौती अगर देश में कंपनी होती तो ये अपने हिसाब से क्या करती, अपने हिसाब से रेट फिक्स करती। ये चाहती तो भैया इसको एक 5,000 का भी प्लान ले आती, जो महीने का 5,000 आपको पेमेंट करना होता है ना। लेकिन जब निजीकरण का दौर आया तो यहाँ पर बहुत सारी ए कंपनियां, बी कंपनियां, सी कंपनियां, लगातार और कंपनियां खुल गई। तो ये क्या है भैया, ये इससे सस्ते ऑफर, ये इससे सस्ते देगा। ये क्या है, इस दौर में क्या होगा, ये कुशल आर्थिक ये नहीं तो ये तो भैया ये तो शोषण कर सकता था ना अकेला इकलौता होकर। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, यहाँ पर क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और कुशल क्या है, आर्थिक प्रणाली का निर्माण जो है वो उदारीकरण के दौर में, यानी निजीकरण अगर हो रहा है तो यहाँ व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें, व्यवहार में देखें तो ये क्या दिखाई पड़ता है कि उदारीकरण जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, सही है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक अच्छी दिशा में लेकर जा रहा है ना। तो समझ में आ रही चीज़, आप एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तो भैया यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका हमारा जो उदारीकरण है वो क्या है, आर्थिक प्रणाली के द्वारा अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा है, एक कुशल और क्या कह सकते हैं, कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें, इसे नोट डाउन कर लें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, ये नोट डाउन कर लें प्लीज़, ये नोट डाउन कर लें। अब आगे ऐसा आपके मन में आ रहा होगा तो भैया जो डीपीएसपी में चीज़ें दी गई हैं वो गलत है क्या, मतलब ये चीज़ें मतलब इसको बदलाव किया जाना चाहिए क्या, या फिर बदलाव किया जा रहा है क्या। तो भाई डीपीएसपी में जो चीज़ें दी गई हैं वहाँ पर कहीं कुछ बदलाव नहीं किया जा रहा। ये आप ये कह सकते हैं कि इसके साधन में सिर्फ बदलाव किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, साधन में, साधन साध्य की बात करते हैं ना, साधन में बदलाव किया जा रहा है। चीज़ें वही हैं, बेस वही है, बेस बहुत ज़रूरी है, बहुत मजबूत है। इसी बेस पर ही क्या है, ये उदारीकरण जैसे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पल रही हैं, बढ़ रही हैं। बेस तो डीपीएसपी ही है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं, इसको आप ये जाने। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज़ें इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी हमने देखा ना कि ये, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की कि भैया ये व्यवहारिक रूप में तो उदारीकरण का मामला जो है वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी को ही सपोर्ट कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी यानी निर्देशक जो तत्व है वो क्या है, वो सामाजिक कल्याण की बात करते हैं ना। तो सामाजिक कल्याण कैसे हो रहा है, यहाँ पर आर्थिक प्रणाली बढ़ रही है, लोगों को क्या है, जो निजीकरण के दौर में लोगों को क्या है भैया, जैसे हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें। अब शिक्षा की अगर हम बात करें तो अगर कोई एक ही यूपीएससी की कोचिंग की बात कर लेते हैं, चलिए हटाइए, सिविल सर्विस की कोचिंग की बात कर लेते हैं। कोई एक ही कोचिंग अगर होती है ना, तो और वो जितना चाहती उतना ही फीस लेती, जितना डिमांड करना। अब यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग खुल गई है, BCD बहुत सारी कोचिंग खुल गई हैं, तो ये इनकी फीस इनसे कम है, उनके यहाँ ऐसा भी है कि भैया इनके यहाँ कोई अच्छी फैकल्टी है, इनके यहाँ कोई उससे बेहतर फैकल्टी है। तो ये आपकी पास क्या है, ऑप्शंस आ गए हैं। ये क्या है, ये उदारीकरण के दौर में क्या है, ये प्राइवेटाइजेशन ही तो है ना। तो अब आप क्या, ये शिक्षा अगर एक ही लोगों के हाथ में रहती, एक ही कंपनी के हाथ में रहती, कोई भी इंस्टीट्यूट के हाथ में रहती, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर शोषण भी हो सकता था। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है उसका ही आधार है, ये इसको और मजबूती मिल रही है ना। तो भैया यहाँ इसका बेस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। क्लियर हो गया मामला। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भैया कि अगर कंक्लूजन के रूप में हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं भैया कि ये जो उदारीकरण के युग में जो राज्य ने व्यापारिक कार्यों को जो छोड़ा है,
ये कह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी जो प्रासंगिकता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हरदम बनी रहेगी, ऐसा नहीं है ना। तो कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की क्या है भैया, जो प्रासंगिकता है, जो इंपॉर्टेंस है वो हरदम बनी रहेगी। क्लियर हो गया मामला। तो ये क्या है, इस तरह से इसको हम लोग जो नीति निर्देशक तत्व है उसके उदारीकरण के दौर में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी जो प्रासंगिकताएं हैं उसको हमने देखा। ठीक है, चलिए अब ये जो डीपीएसपी है, ठीक है, ये जो डीपीएसपी और जो मूल अधिकार है, क्या है भैया, ये जो डीपीएसपी है यानी कि और ये जो एफआर है मूल अधिकार, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, रिलेशन इन दोनों के बीच में क्या है। ठीक है, तो क्या भैया, मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के बीच का संबंध हम देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच का संबंध। अगला टॉपिक क्या है, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच का संबंध, के बीच का संबंध, रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, इसको हम देखने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम मूल अधिकार की बात इस तरह से अगर लिख लें, यहाँ पर मूल अधिकार लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या है, निर्देशक तत्व लिख लेते हैं, निर्देशक तत्व। ठीक है, अब हम देखने शुरू करते हैं एक एक करके कि क्या है। देखिए, ये जो मूल अधिकार है, ये जो मूल अधिकार है ये क्या है, ये वाद योग्य है। शुरुआत में मैंने बताया था ना भैया, इस पर डिबेट हो सकती है, वाद योग्य है। ठीक है, इन्हें प्राप्त करने के लिए, इन्हें पाने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, इन्हें पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, कमेंट में बताओ आप सभी, बार बार इतना ज़्यादा पढ़ाया गया है, एक बार बताओ, इन्हें प्राप्त करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं ना। किसके तहत, अब ये आर्टिकल नहीं बताऊंगा मैं, इसके किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में, एक बार बताएं आप सभी। तो क्या भैया, मूल अधिकार क्या है भैया, ये वाद योग्य है, मतलब अगर आपके मूल अधिकार का कहीं वायलेशन हो रहा है, कहीं लग रहा है कि ये लागू, हमारे जो मूल अधिकार है छीना जा रहा है, तो इस पर बहस आप कर सकते हैं कि क्यों छीन रही है, जो राज्य है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों छीन रही है ये जो राज्य है, वो आप क्या है, ये डिबेट कर सकते हैं, वाद कर सकते हैं। ठीक है, ये वाद योग्य है इसीलिए कहा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा, निर्देशक तत्वों में हमने कहा क्या पढ़ा भैया, ये आवाद योग्य है। क्या पढ़ा भैया, आवाद योग्य है ना, मतलब इस पे डिबेट नहीं होती और इन्हें लागू करना सरकार का क्या है, दायित्व है, सिर्फ दायित्व है। आप इसके लिए क्या है, सरकार का जो निर्देशक तत्व है उसको लागू करने के लिए क्या है, लागू करना सरकार का क्या है, सरकार का दायित्व है, मतलब ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि ये है कि इसे लागू ही किया जाए, आप फोर्स करके कह सकते हो। तो ये आवाद योग्य है। ठीक है, आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, ये कह सकते हो कि भैया ये नीति ऐसी होनी चाहिए और ये लागू करना चाहिए सरकार को। सरकार के ऊपर क्या है, सरकार का दायित्व है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सरकार को पूरा करना चाहिए और इस पर बाउंड्री नहीं लगाई गई है कोई। ठीक है, तो इसीलिए अवाद योग्य है, आप इस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में ये संबंध हमें दिखाई पड़ते हैं और जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो भैया क्या है, और क्या कह सकते हैं, अब और क्या कह सकते हैं भैया, यहाँ पे हम जो मूल अधिकार है इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि भैया ये सामान्यतः किसको प्राप्त होते हैं, ये हम व्यक्तियों को, हमको आपको मिले हैं ये अधिकार ना, मूल अधिकार। तो हम कह सकते हैं यह सामान्यतः इसको नोट डाउन कर लें, सामान्यतः व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, है ना। हमें और आपको क्या प्राप्त है ना, ये मामला 12 से 35 वाला याद है ना, आर्टिकल 12 से 35 वाला, अनुच्छेद 12 से 35 वाला जो मामला है वो हमें मिले हुए अधिकार ना, कोई छीन नहीं सकता ना। तो ये क्या है, ये व्यक्ति को मिले होते हैं, ये क्या है, ये सामान्यतः किसको मिले होते हैं, व्यक्ति को मिले होते हैं। और ये जो डीपीएसपी निर्देशक तत्व है वो किसको मिले होते हैं, ये समूह का अधिकार है,
किसका है? समूह का अधिकार है। बात को समझिएगा, यहां पर कहा गया है डीपीएसपी में बार बार कि गरीबों के कल्याण के लिए। गरीब क्या है? कोई एक दो लोग गरीब नहीं, एक समूह है, गरीबों का एक पूरा समूह है ना। समूह के कल्याण के लिए राज्य कार्य करेगा। या फिर शिक्षा, तो शिक्षा क्या है? एक दो की शिक्षा नहीं, पूरे समूह की शिक्षा के लिए काम करेगा। तो समूह का अधिकार है, एक दो का नहीं है, बल्कि पूरे समूह का अधिकार है। बात समझ में आ रही है? तो ये इन दोनों के बीच में क्या है? संबंध है और अंतर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं भैया? और क्या कह सकते हैं? अब मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो है वो क्या है? ये राज्य के विरुद्ध हम लोगों को प्राप्त है कि नहीं है? क्या भैया? जैसे हमारा अगर मूल अधिकार अगर हनन हो रहा है, ठीक है, अगर सरकार कोई ऐसा कानून लेकर आ रही है जिससे हमारे मूल अधिकार का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, कोई भी आर्टिकल अगर इसमें कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा, हनन हो रहा है, टूट रहा है, तो हम क्या है? हमें ये अधिकार मिले हैं ना राज्य के खिलाफ। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं ले आ सकती जिससे हमारे मूल अधिकार का हनन हो। तो क्या भैया? यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। नागरिकों को क्या है भैया? यह नागरिकों को हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना एक एक करके मूल अधिकार में। यह नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये भैया सिटीजन्स को मिले हुए हैं स्टेट के अगेंस्ट। अगर ये स्टेट ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन बनाता है, गवर्नमेंट ऐसी कोई रूल्स रेगुलेशंस पास करती है पार्लियामेंट में, तो ये इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हो, है ना। अब देखिए, ये तो मौलिक अधिकार। यहीं अगर हम बात करें कि डीपीएसपी की निदेशक तत्वों की, तो क्या है भैया? ये क्या है? ये राज्य के द्वारा लागू होते हैं और राज्य के विरुद्ध नहीं मिले हैं हमें ये अधिकार। जो निदेशक तत्व है क्या है? यह राज्य के द्वारा लागू होते हैं। बात समझिएगा, अभी मैं बता रहा हूं, यह राज्य के द्वारा लागू होते हैं, राज्य लागू होते हैं। और क्या कह सकते हैं हम? राज्य के विरुद्ध क्या है? राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं होते हैं कह सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखिए, यहां पर ये राज्य के द्वारा लागू होते हैं, मतलब राज्य के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये नीति बनाए राज्य, है ना। राज्य ये नीति बनाएगी, ये पॉलिसी बनाएगी, ये राज्य के ऊपर निर्भर है। ठीक है, इसे राज्य लागू करता है ना। और यहाँ पर क्या है? ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये नीति नहीं बना रही है राज्य और हम जा रहे हैं भैया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं, ये नहीं है। ये राज्य के विरुद्ध हमें नहीं मिला हुआ, ये अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध नहीं मिला हुआ है। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम जाएं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और बोले कि भैया वहाँ पर जो डोर है वो नॉक करे और कहे कि भैया सुप्रीम कोर्ट साहब हमारे नीति निर्देशक तत्व का हनन हो रहा है। ऐसा नहीं है। तो ये क्या है? ये राज्य के द्वारा लागू होते हैं। ठीक है, राज्य क्या है? इसे अपने नैतिक आधार पर इसे लागू करता है, अपने मन से अपनी जो नैतिक विचारधाराएं हैं उनके आधार पर नीतियां लागू करता है। क्लियर हो गया मामला? तो ये क्या है? ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये कुछ क्या है? संबंध है किसके बीच में भैया? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या है? ये कुछ संबंध है। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं? ये जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार की जो रक्षा है वो क्या करता है? न्यायालय करता है ना। तो यहाँ पर मूल अधिकार की रक्षा, मूल अधिकार की न्यायालय द्वारा रक्षा की जा सकती है, या कह सकते हैं न्यायालय द्वारा रक्षा की जाती है ना। की जाती है कि नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, अगर वायलेट हो रहा है तो न्यायालय तुरंत उस पर संज्ञान लेता है और उस पर सुनवाई करता है ना। लेकिन अगर डीपीएसपी की बात करें, यहीं पे निदेशक तत्वों की बात करें, तो ये क्या है भैया? यहाँ पर निदेशक तत्व क्या है? ये आदर्श है और नैतिक भी है। बात समझिएगा, ये क्या है भैया? ये निदेशक तत्व आदर्श है और नैतिक है। निदेशक तत्व क्या है? निदेशक तत्व आदर्श है और नैतिक। क्या मतलब है इसका? नैतिक हैं। वही कि भैया यहाँ पर न्यायालय तो यहाँ पर रक्षा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आप ये कह लें कि ये आदर्श और नैतिकता के लिए आप जाएं कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर कहें और सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा करे। नहीं, ऐसा नहीं है, जो मैंने इससे पहले आपको बताया। ठीक है, समझाया। ठीक है, तो ये सारी क्या है? ये सारे जो आपका रिलेशंस हैं आपका किसमें? डीपीएसपीज और मूल अधिकार में। ठीक है,
अच्छा, ये कई बार आपको चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखा और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मैं बोलकर लिखता हूँ। अगर पेन की वजह से आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, हैंडराइटिंग की वजह से, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन करते रहें, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये सारी चीज़ें तो हैं। अब ये क्या है, ये आप ये कह सकते हैं कि जो डीपीएसपी है, ये जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी जो है वो इमरजेंसी के टाइम, यानी आपातकाल जब लागू होता है ना, इमरजेंसी मालूम है ना, इमरजेंसी एक मूवी भी आने वाली थी अभी, उसको जो सेंसर बोर्ड ने उसे पास नहीं किया, कुछ मामला था, कंगना रनावत की मूवी है, उससे इमरजेंसी को डाउन कर दिया गया, उस मूवी को, और पास नहीं किया गया, क्या है मामला। तो इमरजेंसी किसके दौरान लगी थी, किस प्रधानमंत्री उस समय, इंदिरा गांधी चल रही थी ना। तो ये जो आपातकाल है ना, इमरजेंसी के समय क्या है, जो ये हमारे मूल अधिकार हैं वो क्या किए जा सकते हैं, वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान क्या है भैया, दौरान ये ये आपातकाल के दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट है, हम कह सकते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार क्या किए जा सकते हैं, इसको सस्पेंड किया जा सकता है, इसको सस्पेंड किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको सस्पेंड किया जा सकता है का मतलब, सरकार ये मूल अधिकार, अगर आपातकाल लग जाता है तो सरकार क्या कर सकती है, आपकी जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अधिकार हमें मिले हैं उसको छीन सकती है, उसका हनन कर सकती है आपातकाल के दौरान सरकार। लेकिन 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 यहाँ पर कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 20 हो गया और 21, इसको नहीं छीन सकती। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को नहीं छीन सकती सरकार आपातकाल के दौरान भी, ठीक है। जीवन जीने वाला मामला, अच्छा 20-21 पढ़ा, एक बार बताएं 20 क्या है और 21 क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। इन दोनों को नहीं छीन सकती और सारी चीज़ें जो है वो सरकार जो है वो आपातकाल के दौरान छीन सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया मामला, ये आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का मामला है, ठीक है। अब यहीं पर अगर डीपीएसपी की बात करें, अब यहीं पर अगर डीपीएसपी की हम बात करें, मतलब इसी पॉइंट्स पे, इसी संदर्भ में, छीनने के संदर्भ में कि क्या डीपीएसपी को भी छीना जा सकता है या नहीं छीना जा सकता, तो इस पर अगर, अच्छा सस्पेंड यहाँ पर निलंबन कर सकती है ना, आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार है उनका निलंबन कर सकती है, सस्पेंशन कर सकती है सरकार, है ना। लेकिन डीपीएसपी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यह तब तक निलंबित है, क्या कह सकते हैं, यह तब तक, यानी डीपीएसपी जो है वो यह तब तक निलंबित है, सस्पेंड है, निलंबित है, जब तक क्या है, जब तक वे सरकार के द्वारा क्या है, सरकार के द्वारा लागू ना किया जाए, ना किया जाए। क्या मतलब है इसका, देखिए अगर कोई पॉलिसी है, कहने का मतलब है अगर सरकार जो है, जो डीपीएसपी है, एक मिनट, जैसे डीपीएसपी है, ये कहा गया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना, राज्य को इन चीज़ों पर, इन नीतियों पर चलना चाहिए, ऐसा कल्याणकारी योजनाएं लानी चाहिए, है ना, ये कहा गया है डीपीएसपी में ना। तो कहा गया, अब यहाँ पर क्या है, जब तक सरकार ये कल्याणकारी ये सारी योजनाएं नहीं लाती है तब तक क्या मतलब है, तब तक यही मतलब है ना, आ ही नहीं रही योजनाएं, तो तब तक तो ये निलंबित ही है ना। तो इसीलिए ये कहा गया यह तब तक निलंबित है जब तक वे सरकार के द्वारा लागू ना किए जाएं। ये सरकार के ऊपर डिपेंड है ना कि भैया ये तब तक लागू रहती है। अब जैसे कि कोई सरकार योजना लेकर आई, मनरेगा योजना लेकर आई, यहाँ पर अगर यहाँ पर रोजगार की गारंटी दी जा रही है कि भैया इतने दिनों तक, 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी रहेगी, जो मजदूर हैं उनको रोजगार दिया ही दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। तो ये क्या है, ये जो योजना आई ये क्या है, ये अगर कोई भी योजना तब तक निलंबित है, अगर वो सरकार लेकर आ रही है फिर वो फिर वहाँ पर लागू हो गई। तो ये जो योजनाएं, जितनी भी योजनाएं, वो तब तक निलंबित है जब तक वो लागू ना हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। तो ये क्या है, ये कुछ क्या है भैया, यहाँ पर मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच में जो संबंध थे वो हम लोगों ने क्या किया, वो देखने की कोशिश की। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और लाइक का बटन जरूर दबाएं, और भैया अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें ताकि और लोगों तक भी ये जो लेक्चर है वो पहुंचे। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने यहाँ पर देखा कि भैया मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो हमने देखा। ठीक है, अब आगे की जो टॉपिक्स हैं वो हम क्या देखेंगे, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आगे के टॉपिक में
हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आगे के टॉपिक पर हम देखने वाले हैं कि भैया मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच में कुछ पंगा वाला मामला है ना, कुछ ये कह सकते हैं कि टकराव वाला मामला है ना। जो डीपीएसपी है यानी निर्देशक तत्व है और फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है, इन दोनों के बीच में कुछ टकराव भी है। ठीक है, टकराव भी है यानी कि ये अगर कुछ कहता है तो वहीं पर ये कहता है तो इसका ये विरोधी कभी कभी नजर आता है या ये इसका विरोधी नजर आता है। तो ये क्या है टकराव, किस तरह से ये आगे की क्लासेस में हम देखेंगे और कल की जो क्लास होगी उसमें डीपीएसपी लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है ये हम देखेंगे। और प्लीज जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन करें। वहाँ पर मेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जैसे इकोनॉमी का कल एक क्वेश्चन दिया गया, वो आप लिखते रहें। जो मेंस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो लिखते रहें। और मेंस के क्वेश्चन पर अब जल्द ही एक चर्चा की जाएगी। पूरा पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर 2023 का जो क्वेश्चन है, 24 का तो मेंस अभी होना बाकी है, 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। 2023 का जो मेंस है उसके जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। लाइक का बटन जरूर दबाएं, मैं बार बार कह रहा हूं। कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी क्लास और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, पूरी वीडियो देखा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।